नमस्कार। कभी सोचा है कि हम जो रोजाना खरीदारी करते हैं उसके पीछे एक एक बहुत ही पावरफुल इकोनॉमिक रूल काम करता है। जी हाँ, आज हम उसी रूल को समझने वाले हैं। मांग का नियम या द लॉ ऑफ डिमांड। ये वो नियम है जो असल में तय करता है कि हम क्या खरीदते हैं, कब खरीदते हैं और हाँ, कितना खरीदते हैं। तो चलिए एक बहुत ही सिंपल सवाल से शुरू करते हैं। आखिर ऐसा क्यों होता है कि 50% ऑफ का बोर्ड देखते ही हमारी आंखें एकदम से चमक उठती हैं, है ना? मतलब दुकानों में लगी सेल हमें इतना अट्रैक्ट क्यों करती है? इसका जवाब पता है कहाँ है? इकोनॉमिक्स के एक बहुत ही बेसिक, बहुत ही फंडामेंटल नियम में। जवाब बिल्कुल सीधा सा है। जब किसी चीज की कीमत कम होती है तो उसे खरीदने की इच्छा बढ़ जाती है, और जब वही चीज महंगी हो जाती है तो हम उसे कम खरीदते हैं। बस यही वो कॉमन सेंस वाली बात है जिसे इकोनॉमिस्ट्स एक फॉर्मल रूल का नाम देते हैं। और इसी कॉमन सेंस को अर्थशास्त्री कहते हैं मांग का नियम। ये सुनने में बड़ा सिंपल लगता है, लेकिन ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। मतलब कीमत और हम कितनी चीजें खरीदना चाहते हैं, इसके बीच एक उल्टा रिश्ता है, इनवर्स रिलेशनशिप। एक ऊपर जाएगा तो दूसरा नीचे आएगा। हाँ, एक शर्त है कि बाकी सारी चीजें वैसी ही रहें। ठीक है, तो इस बड़े से सिद्धांत को ना एक छोटे पर्सनल लेवल पर समझते हैं। चलिए, मान लेते हैं कि कोई बाजार में आइसक्रीम खरीदने गया है। अब सवाल यह है कि इकोनॉमिस्ट्स उसके इस डिसीजन मेकिंग को ट्रैक कैसे करते हैं, वो इसे डेटा में कैसे बदलते हैं। वो एक बहुत ही सिंपल से टेबल का इस्तेमाल करते हैं जिसे मांग अनुसूची या डिमांड शेड्यूल कहते हैं। ये टेबल बस ये दिखाता है कि कोई एक इंसान अलग अलग कीमतों पर कितनी आइसक्रीम खरीदने को तैयार होगा। जैसे यहां देखिए, जब कीमत सिर्फ ₹1 है तो वो 4 आइसक्रीम खरीदता है। लेकिन जैसे ही कीमत बढ़कर ₹4 होती है, वो सिर्फ एक ही आइसक्रीम खरीदता है। सिंपल है ना? और अब अगर हम इसी टेबल के डेटा को एक ग्राफ पर प्लॉट कर दें तो हमें कुछ ऐसा देखने को मिलता है। इसे कहते हैं मांग वक्र या डिमांड कर्व। ये जो नीचे की तरफ झुकी हुई लाइन है ना, ये असल में कीमत और क्वांटिटी के बीच के उस उल्टे रिश्ते की एक एक तरह की तस्वीर है। साफ दिख रहा है, जैसे जैसे कीमत नीचे जा रही है, खरीदी जाने वाली मात्रा आगे बढ़ रही है। ठीक है, तो एक इंसान की पसंद तो हमें समझ आ गई, लेकिन इकोनॉमिक्स तो सिर्फ एक इंसान को नहीं, पूरे बाजार को देखता है। तो चलिए अब जूम आउट करते हैं और देखते हैं कि कैसे एक एक इंसान की पसंद मिलकर एक बहुत बड़ा ट्रेंड बनाती है। तो सवाल ये उठता है कि अगर शहर में हर कोई आइसक्रीम खरीद रहा है तो क्या होगा? क्या हम उन सब की पसंद को एक साथ जोड़कर देख सकते हैं? हाँ, बिल्कुल देख सकते हैं। चलिए फॉर सिंप्लिसिटी मान लेते हैं कि बाजार में सिर्फ 2 लोग हैं, ए और बी। यहां स्क्रीन पर दोनों के लिए अलग अलग डिमांड कर्व्स हैं। अब एक चीज नोटिस कीजिए, दोनों कर्व्स हैं तो डाउनवर्ड स्लोपिंग, मतलब नीचे की ओर झुके हुए, लेकिन वो एक जैसे नहीं हैं। क्यों? क्योंकि भाई हर किसी की पसंद, इनकम और खरीदने की क्षमता अलग अलग होती है। हो सकता है बी को आइसक्रीम ज्यादा पसंद हो तो वो हर कीमत पर ए से ज्यादा आइसक्रीम खरीदना चाहता है। तो फिर पूरे बाजार का टोटल डिमांड कर्व कैसे बनेगा? वेल, इट्स प्रीटी इजी। इकोनॉमिस्ट्स क्या करते हैं, वो हर एक कीमत पर ए और बी दोनों जितनी क्वांटिटी चाहते हैं उसे बस जोड़ देते हैं। जैसे अगर ₹2 की कीमत पर ए को 3 आइसक्रीम चाहिए और बी को 4, तो मार्केट की टोटल डिमांड कितनी हुई? 7। इसी सिंपल सी प्रोसेस को हॉरिजॉन्टल समेशन कहते हैं। और बस इसी से हमें पूरे बाजार की कुल मांग का पता चल जाता है। ओके, तो अब तक हम सिर्फ कीमत, कीमत और कीमत की ही बात कर रहे हैं। प्राइस कम तो डिमांड ज्यादा, प्राइस ज्यादा तो डिमांड कम। लेकिन क्या असल जिंदगी में हमारे खरीदने के फैसले सिर्फ कीमत पर डिपेंड करते हैं? बिल्कुल नहीं। ऐसे कई और फैक्टर्स हैं जो हमारी डिमांड पर असर डाल सकते हैं, भले ही उस चीज की कीमत में कोई बदलाव ना हो। और यहीं पर ना 2 बहुत जरूरी कॉन्सेप्ट्स के बीच का फर्क समझना क्रूशियल है। पहला, जब सिर्फ उस चीज की अपनी कीमत बदलती है तो हम उसी डिमांड कर्व पर ऊपर या नीचे मूव करते हैं। लेकिन जब कीमत के अलावा कोई दूसरा फैक्टर बदलता है तो पूरा का पूरा कर्व ही अपनी जगह से खिसक जाता है, या कहिए शिफ्ट हो जाता है। यहां देखिए, ये समझना बहुत आसान है। मान लीजिए आइसक्रीम की कीमत P से घटकर P1 हो गई, तो क्या हुआ? हम उसी डिमांड कर्व पर पॉइंट ए से खिसककर पॉइंट बी पर चले गए। इसे कहते हैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांडेड, या मांग की मात्रा में बदलाव। कर्व वही है, बस उस पर हमारी जगह बदल गई है। लेकिन अब जरा सोचिए कि अचानक से मौसम बहुत ज्यादा गर्म हो जाता है, या मान लीजिए सबकी इनकम बढ़ जाती है। अब क्या होगा? अब लोग हर कीमत पर पहले से ज्यादा आइसक्रीम खरीदना चाहेंगे, है ना? इसी वजह से पूरा का पूरा डिमांड कर्व ही
दाईं ओर मतलब राइट साइड में शिफ्ट हो जाता है और इसे कहते हैं चेंज इन डिमांड या मांग में बदलाव। ये एक कंप्लीटली नया प्राइस क्वांटिटी रिलेशनशिप है। तो सवाल यह है कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जो इस पूरे कर्व को हिला सकते हैं। इन्हें डिमांड शिफ्टर्स या मांग के निर्धारक भी कहते हैं। इनमें सबसे कॉमन है लोगों की इनकम, रिलेटेड गुड्स की कीमतें, हमारा टेस्ट और फैशन, भविष्य को लेकर हमारी उम्मीदें और हाँ, बाजार में कुल कितने खरीदार हैं। अच्छा, इसमें ये जो रिलेटेड गुड्स वाला पॉइंट है ना, ये बड़ा दिलचस्प है। ये दो तरह के होते हैं। पहले हैं सब्स्टिट्यूट गुड्स, मतलब ऐसी चीज़ें जिन्हें एक दूसरे की जगह इस्तेमाल किया जा सकता है, जैसे चाय और कॉफ़ी। सोचिए, अगर चाय अचानक बहुत महंगी हो जाए तो लोग क्या करेंगे? कॉफ़ी ज़्यादा पीने लगेंगे, राइट? और दूसरे होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री गुड्स, मतलब जो चीज़ें एक साथ इस्तेमाल होती हैं, जैसे कार और पेट्रोल। अगर पेट्रोल की कीमतें आसमान छूने लगें तो जाहिर है कारों की डिमांड पर असर पड़ेगा। ठीक है, तो अब तक हमने मांग का नियम अच्छे से समझ लिया है। प्राइस नीचे तो डिमांड ऊपर, सिंपल। लेकिन क्या ये नियम हमेशा हर हाल में काम करता है? द आंसर इज नहीं। कुछ बहुत ही इंटरेस्टिंग, बहुत ही अजीब सी सिचुएशंस है जहां ये नियम उल्टा पड़ जाता है। क्या ऐसा हो सकता है कि किसी चीज की कीमत बढ़ने पर उसकी डिमांड कम होने के बजाय और बढ़ जाए? सुनने में ये बिल्कुल उल्टा लगता है ना? लेकिन हाँ, ऐसा होता है। चलिए इन अनोखे अपवादों या एक्सेप्शंस पर एक नजर डालते हैं। तो ये है मांग के नियम के कुछ मेन एक्सेप्शंस। पहला है प्रेस्टीज गुड्स, यानी वो चीजें जो लोग अपना स्टेटस दिखाने के लिए खरीदते हैं। दूसरा है गिफिन गुड्स, ये एक बहुत ही स्पेशल केस है निम्न गुणवत्ता वाली चीजों का। तीसरा है भविष्य की उम्मीदें, जैसे अगर लोगों को लगे कि सोने की कीमत और बढ़ने वाली है तो वो उसे आज ही ज्यादा खरीद लेंगे। और आखिर में नेसेसिटीज, यानी जरूरत की चीजें, जैसे कि नमक, जिन्हें हमें खरीदना ही पड़ता है चाहे कीमत कुछ भी हो। और ये जो प्रेस्टीज गुड्स का कॉन्सेप्ट है ना, वो इस कोट में बहुत अच्छे से समझाया गया है। कुछ चीजें खरीदी ही इसलिए जाती हैं ताकि स्टेटस दिखाया जा सके। यहां पर कीमत क्वालिटी का सिग्नल नहीं है, बल्कि एक्सक्लूसिविटी का सिग्नल है कि ये मेरे पास है, औरों के पास नहीं। इसीलिए कीमत जितनी ज्यादा, डिमांड भी उतनी ही ज्यादा। तो इस पूरे विश्लेषण के बाद एक सवाल छोड़ जाते हैं। अगली बार जब हम कुछ भी खरीदने जाएं, क्या हम एक पल रुककर ये सोच सकते हैं कि हमारा ये फैसला मांग के नियम के हिसाब से है या फिर शायद किसी अपवाद की वजह से है? इकोनॉमिक्स की ये ताकतें हमारी शॉपिंग कार्ट में, हमारे हर फैसले में, हर जगह मौजूद